नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। तो आज हम कक्षा 10वीं पाठ क्रमांक 10 देखने जा रहे थे। हमने इसके पिछले वीडियो में देखा था कि जो रीढ़ की हड्डी, इस पाठ के बारे में हमने जानकारी देख ली। तो आज हम एक नया पाठ लेकर आ रहे हैं इस नए वीडियो में कि ये जो पूरक पठन है, इस पूरक पठन के बारे में आज हम जानकारी देखेंगे। तो देखो, ये जो पूरक पठन लिखने वाले लेखक है फणीश्वरनाथ रेणु। अब ये जो फणीश्वरनाथ रेणु है, यह फणीश्वरनाथ रेणु का अल्प सा परिचय देख लेंगे हम। परिचय में देखो, इनका जन्म हुआ सन 1921 पूर्णिया बिहार इस राज्य में, और इनकी मृत्यु हो गई सन 1977 में। परिचय देखो, हिंदी कथा धारा का रुख बदलने वाले फणीश्वरनाथ रेणु जी को आजादी के बाद के प्रेमचंद की संज्ञा दी जाती है। देखो, ये जो प्रेमचंद है, यह प्रेमचंद की उन्हें संज्ञा इसलिए दी जाती है कि जो अलग अलग तरह की कथा, अलग अलग तरह की जो कहानियां, ये कहानियां बहुत ही सही तरह से समाज की वास्तव स्थिति क्या है, उस स्थिति के बारे में जो सही वर्णन करने वाले जो लेखक है फणीश्वरनाथ रेणु, इसीलिए उन्हें हमारे देश को आजादी मिलने के बाद के प्रेमचंद की उपाधि दी गई है अथवा उन्हें संज्ञा दी गई है। आपकी कहानी और उपन्यासों में आंचलिक जीवन की धुन, गंध, लय, ताल, सुर, सुंदरता, कुरूपता स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। देखो, ये जो समाज है, समाज में क्या है, जिस तरह से होना चाहिए वही पूरी उसमें की गंध किस तरह की, अच्छी स्थितियां कौन सी है, बुरी स्थितियां कौन सी है, ये सब कुछ उनकी कहानी में स्पष्ट रूप से हमें देखने के लिए मिल रही है। आपकी भाषा शैली में एक जादुई असर मिलता है। तो भाषा कितनी महत्वपूर्ण है, और उनकी जो भाषा, ये सब लोगों पर एक जादू करने वाली भाषा है, लोगों के समझ में आने वाली भाषा है। इनकी प्रमुख कृतियां है महिला आंचल, प्रति परिकथा, जुलूस, ये उपन्यास है। एक आदमी, रात्रि की महक, ठुमरी, अच्छे आदमी, कथा संग्रह, ऋण, धन, जल, धनचल, नेपाली क्रांति कथा, रिपोर्ट आदि इनकी प्रमुख कृति। ठीक है, अभी जो हमने अभी तक देखा ये फणीश्वरनाथ रेणु के बारे में, लेकिन अभी जो देखने जा रहे हैं हमें, ये जो फणीश्वरनाथ रेणु है, इस पूरक पठन के माध्यम से हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। एक समाज की स्थिति किस तरह की है, जैसे हम कहते हैं पूरे हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में कुल मिलाकर राज्य जो भी है उसमें से बिहार राज्य, बिहार राज्यों में की अवस्था क्या है, वहां का ग्रामीण जीवन किस तरह का है, और ग्रामीण जीवनों के साथ साथ वहां की कारागिरी किस तरह की, वहां के जो लोग हैं उन लोगों का सामाजिक संबंध एक दूसरे का किस तरह से रहा है, यह हमें इस गद्य संबंधी जानकारी देंगे। देखो, प्रस्तुत आंचलिक कहानी बिहार के ग्रामीण जीवन पर आधारित है। मैं पहले कहा, ये जो बिहार है, बिहार का ग्रामीण जीवन किस तरह का, वहां कितना पिछड़ापन है, और वहां के ग्रामीण जीवन में क्या जो लोग है, लोग जीवन जीते समय किस तरह से जी रहे, गरीब लोग गरीब ही होता चला जा रहा है, अमीर लोग अमीर ही बनते चले जा रहे। इस कहानी के माध्यम से कथाकार ने ग्रामीण जीवन, सामाजिक संबंध, देखो ग्रामीण जीवन है। आज हम देखते हैं बड़े बड़े जो महानगर है आज हिंदुस्तान में, वहां के उन महानगरों का जीवन अलग है, और हमारे जो छोटे छोटे देहात है, जो ग्राम है, छोटे छोटे गांव है, यहाँ का जो जीवन बहुत ही अलग है। सामाजिक संबंध भी बहुत सही तरह के। आज देखो, बड़े महानगरों में जो सामाजिक संबंध हमें देखने के लिए नहीं मिल रहे, वो ग्रामीण जीवन में हमें सामाजिक संबंध देखने के लिए मिल रहे। मानो छोटा सा, कितना भी गरीब क्यों ना व्यक्ति हो, उसके घर वाले छोटे से छोटा प्रोग्राम भी अगर है, तो वहां सभी लोग एक साथ सामाजिक सलोखा अथवा एक दूसरे की मदद करने वाले हमें देखने के लिए मिलते हैं। और वही सामाजिक जीवन, वहां का सामाजिक संबंध उन लोगों का किस तरह का है, इस कहानी के माध्यम से अथवा इस कथा के माध्यम से हमें इस जो पूरक पठन है, इस पूरक पठन में देख लेना है। दूसरी बात है वहां की कारीगरी, वहां की कारागिरी किस तरह की है। अभी इस पाठ में तो पूरा कारागिरी पर ही पाठ निर्भर है। दूसरी बात, कारीगरों की स्वाभिमान, ठीक है, कोई भी कारागिर हो, चाहे वो गरीब रहो अथवा अमीर रहो, उसे जरूर स्वाभिमान होता है और होना भी चाहिए। जो व्यक्ति अपनी कला कुशलता बता रहा है, उस व्यक्ति को स्वाभिमान होना भी जरूरी है, चाहे वो अमीर रहो अथवा गरीब रहो। स्वाभिमान आदि को बड़े सुंदर ढंग से चित्रित किया। जब इंसान का स्वाभिमान कितना महत्वपूर्ण है,
और वही बात यहाँ पर इस कथा के माध्यम से, या तो एक छोटी सी जो आंचलिक कहानी है, इस कहानी के माध्यम से फणीश्वरनाथ रेणु है, यह फणीश्वरनाथ रेणु जी बिहार का ग्रामीण जीवन किस तरह का है और वहाँ का सामाजिक संबंध किस तरह के, वहाँ की कारीगरी किस तरह की है, हमें ये प्रस्तुत पाठ है अथवा ये प्रस्तुत पूरक पठन है, इसमें हमें देख लेना है। तो देखो, खेती बाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते। देखो, वो जो कारीगर है, उस कारीगर का नाम है यहाँ पर सिरचन। सिरचन ऐसा था, वो उसके काम में बहुत कुशल था, एक कारीगर था, लेकिन खेती बाड़ी का काम कहा तो लोग उसकी गिनती बिल्कुल नहीं करते। उसे खेती बाड़ी का काम वो बिल्कुल जानता तक न था, अथवा वो न किसके काम पर भी कभी चला जाता था। लोग उसको बेकार ही नहीं, बेकार समझते थे। देखो, बेकार जो कोई काम न करने वाला, उसको हम बेकार कहते। लेकिन ये सिरचन वो कारीगर में कुशल था, इसीलिए उसे बेकार नहीं, लोग उसे बेकार समझते थे। चाहे उसका खुद का कुछ भी नहीं, जो काम मिलेगा वही करने वाला है। नहीं, जैसे हम कहते हैं, जो बड़े बड़े महानगरों में सुबह सुबह लोगों की एक लाइन रहती है बेकार लोगों की काम करने के लिए, उसी तरह ये जो लोग हैं, ये लोग सिरचन की गिनती उसी बेकार में करते थे। इसलिए खेत खलिहान की मजदूरी के लिए कोई नहीं बुलाने जाता है सिरचन को। इसीलिए खेत खलिहान में जो भी है, फसलों का काम है मानो, अथवा जो भी खुदाई करना है, सिंचाई करना है, अथवा उसमें कोई बीज डालने का काम करना है, तो उसी समय सिरचन को कोई गिनती तो नहीं करता। इतना ही नहीं, उसे काम के लिए कोई बुलाने जाता तक न था। क्या होगा उसको बुलाकर? देखो, लोगों के सामने एक सवाल पैदा होता है, यहाँ पर भी वही है, प्रश्नार्थक चिन्ह होता है कि अगर उसको हमने बुलाया तो क्या होगा? दूसरे मजदूर खेत पहुंचकर 1/3 काम कर चुकेंगे, तब सिरचन राय हाथ में खुरपी डुलाता हुआ दिखाई पड़ेगा। देखो, यहाँ लेखक का कहने का मतलब है सिरचन ऐसा था, जब वो दूसरे लोग 1/3 काम करेंगे, उसी समय हाथ में खुरपी डुलाते हुए ये जो सिरचन है, ये सिरचन दिखाई पड़ेगा और पगडंडी पर तोल कर भाव रखता हुआ। जैसे देखो, हम कहते ना, एक धीरे धीरे चलने वाले को पैरों की गिनती कर चल रहा है क्या, और उसी तरह पैरों की गिनती धीरे धीरे चलने वाला ये सिरचन हमें नजर आएगा, और वो भी कैसा? धीरे धीरे। मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बात है। देखो, ये सिरचन है, सिरचन के बारे में ऐसे लोग सोचते थे, अगर किसी को मुफ्त में मजदूरी देना है तो सिरचन को काम पर बुलाओ, अगर उसे काम कर लेना है तो सिरचन की जरूरत नहीं है, सिरचन को काम को मत बुलाओ। आज सिरचन को मुफ्तखोर, कामचोर या चटोर कह ले कोई। चटोर है नहीं क्या? लालची। और इसी तरह यहाँ पर कोई उसे मुफ्तखोर, मुफ्त फुकट में खाने वाला, कामचोर, काम न करने वाला, और चटोर अथवा ये लालची, उसे अलग अलग तरह की उपमा देकर लोग पुकारते थे। एक समय था जब उसकी मड़ैया के पास बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थी। मड़ैया उसकी झोपड़ी, उसका घर, जहां भी बाबू लोग, जो बड़े बड़े लोग हैं, उनकी सवारियां, उनकी जो साधन है सफर करने के, जो सवारियां बंधी रहती थी। लोग पूछते ही नहीं थे, उसकी खुशामद भी करते थे। देखो, लोग उसकी पूछते भी नहीं थे, उसकी खुशामद, उसका स्वागत, उसे बड़पन भी देते थे। अरे सिरचन भाई, अब तो तुम्हारे ही हाथ में यह कारीगर रह गई है सारे इलाके में। देखो, लोग उसको बड़पन इसी तरह देते थे। अरे सिरचन भाई, पूरा जो इलाका है, पूरे इलाके में एक भी तुम्हारे जैसा कारीगर न रहा। पुराने जमाने की बात कर रहा हूं। आज के जमाने में हमें जगह जगह कारीगर मिलेंगे, लेकिन पुराने जमाने में जो कारीगर थे, उस पुराने जमाने के लोगों की कारीगरी और आज के लोगों की कारीगरी में बहुत अंतर हमें देखने के लिए मिले। पुराने जमाने के जो पत्थर है, पत्थर से बनाए हुए जो बड़े बड़े महल है, जो दुर्ग है, किले हैं, आज के जमाने में कौन सा भी कितने से बड़ा क्यों ना इंजीनियर रहो, आर्किटेक्ट रहो, वो उसी तरह की कारीगरी आज की किसी व्यक्ति को तक न आएगी। और इसीलिए सिरचन के लोग खुशामद करते थे और उसे लोग कहते थे, अरे सिरचन भाई, अब तुम्हारे जैसी कारीगरी न ही रही, एक दिन का समय निकाल कर चलो। देखो, सिरचन के पीछे बहुत लोग हैं कि एक दिन का समय निकालो और हमारे घर जो भी काम करना है उस काम के लिए चलो। बड़े भैया की चिट्ठी आई है शहर से, सिरचन से एक जोड़ा चिक बनाकर भेज
देखो लोग उसे इतना कहते थे कि बड़े भैया की चिटिया ये उसे चीक बना कर दे दो। चीक यानी घास की जो बनाई हुई एक प्रकार की चटाई अथवा बैठने का जो छोटा सा साधन है ये बनाकर दे दो, हाथों से बनाई हुई। आज देखेंगे, आज हम अलग अलग तरह की फैक्ट्रियां है, कारखानों में से बनती आ रही है, लेकिन हाथों से बनाई हुई की जो कारीगरी अलग होती है और फैक्ट्री में बनी हुई की कारीगरी अलग होती है। इसीलिए सिरचन के बारे में लोग बहुत अच्छी बातें अभी यहाँ सोच रहे थे। मुझे याद है मेरी माँ जब कभी सिरचन को बुलाने के लिए कहती, मैं पहले ही पूछ लेता भोग क्या क्या लगेगा। देखो लेखक कह रहे कि मुझे अच्छी याद है जब भी मेरी माँ सिरचन को मुझे पुकारने के लिए कहती तो मैं पहले ही कहता था वो उसकी मजदूरी क्या लेगा अथवा उस कारीगरी के बदले में क्या लेगा। वो कह रहे उस कारीगर के बदले में वो क्या लेगा। तभी माँ हंसकर कहती जा जा बेचारा मेरे काम में पूजा भोग की बात नहीं उठाता कभी। देखो माँ भी कहती, माँ को पता थी सिरचन की आदत। जब कोई जिस घर में खाने के लिए भोग मिल रहा है उस घर में भोग क्या लेना, ऐसी उस माँ की एक माँ को लग रहा था। और माँ वही लेखक को कह रही थी जा जा मेरे काम में। वो सिरचन कभी ऐसी जिद नहीं करता कि मुझे क्या दोगे क्या नहीं, जो दे देंगे वो जरूर खुशी खुशी देता था। पड़ोसी गांव के पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को एक बार मेरे सामने ही बेपानी कर दिया था सिरचन ने। देखो लेखक सिरचन को बुलाने के लिए जब भी जाता था तो पहले क्या लेगा ऐसा क्यों पूछता था। तो उन्होंने कहा जो बाजू वाला गांव है, पड़ोस वाला गांव है, उस गांव के जो पंचानंद चौधरी है उनके लड़की के एक बार सिरचन ने क्या किया था, बहुत अपमान किया था। और यहाँ पर बताइए बेपानी कर दी थी, उसे का अपमान किया था, उसे अलग अलग बातें कह दी थी। तुम्हारी भाभी नाखून से काटकर तरकारी परोसती है और इमली का रस डालकर कड़ी तो हम मामूली लोगों की घरवालियां बनाती है। देखो अपमान किस तरह से किया था। सिर्फ तुम नाम के चौधरी है, तुम कैसे सिर्फ नाम के चौधरी है, कहने के लिए अमीर लोग है, लेकिन तुम्हारी भाभी नाखून रहते ना हमारे हाथ के नाखून से एक क्या परोसती है तरकारी यानी सब्जी अथवा कोई भाजी नाखून से परोसती है। और जो कड़ी है ना तुम्हारे घर में बनने वाली, ये कड़ी किसकी बनाती है। कड़ी खास तौर पर बड़े घरों में अथवा जिन घरों में बहुत जानवर है उनकी दही जो छाछ है अथवा जो दही है इससे बनाई जाती है, लेकिन तुम्हारे घर में तो कड़ी इमलियों की बनती है। और इमलियों की कड़ी तो हम जैसे गरीब लोगों की घरवालियां भी बनाती ना। तुम्हारी भाभी ने कहाँ से बनाना सीखी है, ये जो चीजें है ये तुम्हारी भाभी कहाँ से सीखी है। ऐसा अपमान वो जो पंचानंद चौधरी है, इस पंचानंद चौधरी का लड़के का किसने किया था, सिरचन ने किया था। इसलिए सभी लोग सिरचन को बुलाने के लिए कब भी चले जाते तो थोड़ा सोच समझकर उससे बात करते थे। इसलिए सिरचन को बुलाने के पहले मैं वहां से पूछ लेता। सिरचन को देखते ही वहां हुलस कर कहती आओ सिरचन। देखो इसलिए कभी मैं सिरचन को बुलाने के लिए जाता तो मैं वहां से पहले एक वादा करता, बात कर चला जाता। और जब सिरचन को देखती ही माँ बहुत खुश हो जाती और खुशी से मारे हुलस कर कहती आओ सिरचन। आज नैनू मत रही थी तो तुम्हारी याद आई। देखो आज नैनू मत रही थी, नैनू अब सभी के घर होता है नैनू मतरा, एक जो भी कोई चीज है उस चीज में नैनू मतरा है। नैनू यानी मक्खन, उसको मराठी भाषा में लोनी कहते हैं, लोनी। और ये जो वो करेगी नैनू मत रही थी तो आज तुम्हारी याद आई, घी की खकरों के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है ना। देखो घी की खकरों के साथ चूड़ा तुम्हें बहुत पसंद है। घी की खकरों जब मक्खन बनता है, दही से मक्खन बनता है, मक्खन को घी बनाने के लिए जब उसको उबाल दिया जाता है, गर्म किया जाता है और उसमें से घी निकालने के बाद नीचे जो थोड़ी खकरों रहती है ना, उस खकरों में वालों कोई रोटी अगर उसमें डाल देकर ऐसा बरोट कर खा लेते ना तो उसको हम खकरों को उसको यहाँ पर क्या कहा था, चूड़ा तुम्हें बहुत पसंद है ना। और बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है, उसकी ननद रूठी हुई है मोती की शीतल पार्टी के लिए। शीतल पार्टी यानी क्या, चटाई, और मोती यानी क्या बताए, घास।
और यहाँ पर वो कह रही कि जो हमारी बड़ी बेटी है ना, उसके ससुराल से उसने संवाद भेजा है। उसकी जो ननद, अब रिश्ता समझो तुम, ननद, तुम लोगों को तो पता है ये रिश्ता किस तरह का होता है। और उसी तरह वो कहा, कह रहे कि उसकी ननद रूठी हुई, उसकी ननद निराश हो चुकी है, उसे भी इसकी क्या चाहिए, मोती की शीतल पाटी चाहिए, चटाई चाहिए, घास से बुनी हुई एक चटाई चाहिए। तो सिरचन अपनी पनियानी जीभ को संभालकर हंसता, घी की सौंधी सुगंध सुनकर ही आ रहा हूं काकी, नहीं तो इस शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की भी छुट्टी कहाँ मिलती है। देखो सिरचन भी उस चाची को, अथवा काकी चाची जो भी है, उसको कह रहा है, काकी मैं घी की सुगंध सुनकर ही आया हूं, नहीं तो ये शादी जो ब्याह का मौसम है, शादी ब्याह के मौसम में काम इतने पड़े, खाने तक फुर्सत नहीं है, तो छुट्टी कहां से मिलेगी। मुझे घी की सुगंध आ गई, इसीलिए मैं यहां तक आ गया। सिरचन देखो आगे, सिरचन जाति का कारागिर है। देखो कोई भी कारागिरी किसी को भी आएगी ऐसा नहीं है, उसे जाति का कारागिर होना चाहिए। और उसी तरह सिरचन जाति का कारागिर है। मैंने घंटों बैठकर उसके काम करने के ढंग को देखा। देखो लेखक कहते हैं जो भी एक अच्छा कारागिर है और उसके हाथ की जो कला है, कला देखने के लिए लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं। और उसी तरह लेखक कह रहा है कि मैंने वहां घंटों बैठकर उसकी कला देखी है, उसके काम करने का तरीका देखा है। एक एक मोती और पटेल को हाथ में लेकर बड़े जतन से उसकी कुच्ची बनाता। देखो एक एक मोती, एक एक घास की कालियां लेकर उसको एक साथ किस तरह से बनाता है, और फिर कुच्चियों को रंगने के लिए सुतली सुलझाने में पूरा दिन समाप्त, फिर उसको अलग अलग तरह का रंग देना, उसमें जो सुतलियां पूरा देना, उसमें एक चीज बनाने के लिए उसका एक दिन पूरा समाप्त हो जाता था। काम करते समय उसकी तन्मयता में जरा भी बाधा पड़ी कि गेहूं सांप की तरह फुफ फुफकारते उठता। देखो अगर उसके काम करते समय उसमें किसी ने बाधा डाल दी तो एक जहरीला सांप किस तरह से फुफकारते हुए उठता है, उसी तरह सिरचन को भी क्या आ जाता था, गुस्सा आ जाता था, वही फुफकार कर उठता, फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए काम। सिरचन वो जोर है, काम चोर नहीं। देखो अगर उसे किसी ने बाधा डालने के बाद वो जरूर वहां पर करता, एक सांप की तरह क्या फुफकारते हुए वहां से उठकर चला जाता, और सीधा जिसका काम है उस व्यक्ति को कहता यह काम दूसरों से कर लीजिए, मुझसे नहीं होता। सिरचोर मुंह जोर है, मुंह से बात करेगा, मुंह से कभी भी कड़वी बात करेगा, लेकिन काम चोर नहीं है। काम करते समय मैंने कभी उसमें गलती नहीं की है, इसीलिए वो कहते हैं मैं मुंह जोर हूं लेकिन काम चोर नहीं हूं। बिना मजदूरी के पेट भर भात पर काम करने वाला कारीगर। देखो बिना मजदूरी के उस काम पर क्या लेता था वो, पेट भर भात, पेट भर खाना, पेट भर चावल, मजदूरी तो नहीं है। पेट भर क्या लेता था, सिर्फ चावल। दूध में कोई मिठाई न मिले तो कोई बात नहीं, किंतु बाद में जरा भी झाला वह नहीं बर्दाश्त कर सकता। देखो यहाँ पर वो कह रहा है मुझे दूध में कोई मिठाई आकर कोई मीठी चीज न दे, कोई हरकत नहीं है, लेकिन काम करते समय उसमें अगर किसी ने बाधा डाल दी तो ये सिरचन कभी बर्दाश्त कर सकता है क्या, नहीं है। उसने पहले ही कहा था सिरचन मुंह जोर है, काम चोर नहीं है। और इसी तरह यहाँ पर वो सिरचन की जो बातें, ये बातें लेकर क्या बताते हैं। और सिरचन को लोग चटोर भी समझते थे। देखो सिरचन को लोग खाने के लिए काम करता हल्का लालची समझते थे, सिर्फ वो खाने के लिए काम कर रहा है, मजदूरी पर काम कर रहा था क्या, वो बिल्कुल नहीं है। इसीलिए लोग उसे चटोर लालची हल्का समझते थे। और तली बघारी हुई तरकारी, तली बघारी हुई तरकारी, तरकारी यानी भाजी, तली बघारी हुई यानी हम जब तरकारी बनाते तो किस तरह से बनाते, अपने अपने बनाने के तरीके अलग होते। मसालों से तली हुई तरकारी, दही, दही की कड़ी। देखो पहले एक बात हुई थी कड़ी की, एक इमली की कड़ी, लेकिन नहीं, उसे कड़ी किसकी चाहिए थी, दही की कड़ी, मलाई वाला दूध। इन सब का प्रबंध पहले कर लो, तब सिरचन को बुलाओ, 2 मिला तो वह हाजिर हो जाएगा। देखो लेखक कह रहे इसे सिरचन मजदूरी पर नहीं, पेट भर खाने पर काम करता था, और खाना भी उसे बहुत सही ढंग का लगता था।
अलग अलग मसालों से तली हुई सब्जी, इतना ही नहीं दही की कड़ी, दूसरी बात है मलाई का दूध। और इन सब का अगर हमने पहले ही प्रबंध कर लिया तो जैसे अगर हमें एक दुम हिलाता हुआ, एक कहने का मतलब है एक वो तुरंत जल्दी आ जाए, इसका प्रबंध कर लिया तो उसे वहां पर पैसों की जरूरत नहीं, वो दुम हिलाता हुआ वहां पर हाजिर होगा। और खाने पीने में चिकनाई की कमी हुई कि काम की सारी चिकनाई खत्म। देखो अगर खाने पीने में उसमें किसी ने एक कमी डाल दी अथवा चिकनाई कम कर दी तो काम भी उसी तरह का वो करता था। जैसे हम कहते ना जैसा दाम वैसा काम नहीं, जैसा खाना वैसा काम। यहाँ सिर्चन या सिर्चन के लिए अलग था, आज के जमाने में अलग है, जैसा दाम वैसा काम नहीं, सिर्चन जैसा खाना वैसा काम। और काम अधूरा रखकर उठ खड़ा होगा, आज तो अब अधपकाली दर्द से माता ठन ठना रहा है। देखो अगर उसमें खाने में किसी ने बाधा डाल दिया तो खाना सही नहीं दिया तो अब कह रहा है मेरा अर्धपकाली यानी आधा दर्द, सर इतना दर्द कर रहा है, इतना दर्द कर रहा है कि अब मैं कोई काम बिल्कुल नहीं कर सकता, माता ठन ठना रहा है और थोड़ा सा रह गया है, किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा। थोड़ा सा ये रह गया है, किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा, यानी किसी दिन माने कभी नहीं। देखो किसी दिन माने कभी नहीं। इसी तरह ये सिरचन गरीब था लेकिन कामचोर नहीं था। लोग उसे चटोर समझते थे, कामचोर समझते थे, कुछ भी उसके बारे में लोगों ने अलग अलग तरह की उन्हें उपमा दी थी, लेकिन सिरचन उनमें से बिल्कुल नहीं था। इसी तरह हमें यहाँ पर जो ठेस है, एक गरीब परिवार, एक गरीब का जीवन किस तरह का होता है। ये पैसों पर न काम करने वाला व्यक्ति ये सिर्फ किस पर, खाने पर काम करने वाला था। उसकी कला बहुत सही तरह की थी और किस तरह की कला थी और वो आगे क्या क्या बना दिया, उसका अपमान लोग किस तरह कर रहे थे, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।